3,500 साल की गुलामी उन्होंने तोड़ी थी, वो गुलामी दोबारा से हमारी वापस लौट रही है। हमारे बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं। मेरी ये बात आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष का रास्ता नहीं चुना, संवैधानिक तरीके से समाज को एकजुट करके अपने इस आजादी के आंदोलन को मजबूत नहीं किया, देश के संविधान बचाने की इस लड़ाई को, देश के प्रजातंत्र को बचाने की इस लड़ाई को मजबूत नहीं किया, तो यकीन मानिए 15 से 20 सालों में आपके बच्चे गुलाम पैदा होंगे। आरटीआई से खुलासा हुआ, पिछले 15 सालों से 20 सालों के अंदर 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन भिक्षु संघ और सभी क्रांतिकारी साथियों, अलग अलग दूर दराज से आए हुए भाइयों बहनों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और इस बहुजन मैत्री का जो प्रोग्राम मनोज जी ने किया है उसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुर्बानी करने की हिम्मत सब में नहीं होती। आपको एमपी एमएलए बहुत मिलेंगे पूरे देश में, और यकीन मानिए अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए प्रतिनिधित्व नहीं मांगते, रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, तो एमपी एमएलए बनना तो बहुत दूर की बात है। आज भी जातिवाद देश में इतना हावी है कि कोई हमें गांव का प्रधान ना जीतने दे। लोग सोचते हैं कि वो एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने तो अपनी काबिलियत से बने हैं। अरे काबिलियत तो हजारों साल से हमारे बुजुर्गों में रही है, लेकिन अगर अवसर ही नहीं होगा तो हम बनेंगे कैसे? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, तो मैं जानना चाहता हूं क्या हमारा एक भी आदमी जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन सकता था क्या? कोई नहीं बनने देता। लेकिन दुख इस बात का है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे तरक्की के रास्ते खोलने के लिए, हमारे विकास के रास्ते खोलने के लिए अपने 5 में से 4 बच्चों को खो दिया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खो दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर जो वो हमें देकर गए थे, जो 3,500 साल की गुलामी उन्होंने तोड़ी थी, वो गुलामी दोबारा से हमारी वापस लौट रही है। हमारे बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं। मेरी ये बात आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष का रास्ता नहीं चुना, संवैधानिक तरीके से समाज को एकजुट करके अपने इस आजादी के आंदोलन को मजबूत नहीं किया, देश के संविधान बचाने की इस लड़ाई को, देश के प्रजातंत्र को बचाने की इस लड़ाई को मजबूत नहीं किया, तो यकीन मानिए 15 से 20 सालों में आपके बच्चे गुलाम पैदा होंगे। आपको जो मिला, वो जो आपके पढ़ाई के रास्ते खुले, पढ़ने लिखने की वजह से ज्ञान आया, पढ़ने की वजह से, ज्ञान आने की वजह से अच्छे बुरे में अंतर पैदा करना आया, पढ़ने की वजह से आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिली। लेकिन क्या ये पढ़ाई लिखाई का रास्ता जो आपका बाबा साहब ने खोला था, क्या वो आज भी खुला हुआ है? कहने को तो पढ़ने के लिए अब कोई बंदिश नहीं है, लेकिन पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि अब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज देश के अंदर सरकारी स्कूल कमजोर किए जा रहे, बंद किए जा रहे। आरटीआई से खुलासा हुआ, पिछले 15 सालों से 20 सालों के अंदर 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं? टीचरों की व्यवस्था नहीं है। कहीं जहां 100 टीचर चाहिए, कहीं 20 टीचर है, कहीं 30 टीचर है, कहीं 40 टीचर है। तो टीचरों के अभाव में सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अपने जीवन में तरक्की करेंगे कैसे? प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं
तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 हजार रुपया चाहिए, अच्छे पब्लिक स्कूल में। टॉप क्लास पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मध्यम दर्जे के अच्छे पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं। हर परिवार में अगर कम से कम 2 बच्चे मान लिए जाए तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। कितने लोग ये खर्चा उठा पाएंगे? देश में SC, ST और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ ली जाए हर महीने 3,000 से 20,000 के बीच है, 3,000 से 20,000 के बीच। तो जिसके पूरे परिवार की इनकम 3,000 से 20,000 रुपए के बीच हो, क्या उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्या उसके बच्चे मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? और सरकारी स्कूल में पढ़ने का माहौल ही नहीं छोड़ा, सरकारी में पढ़ने के बाद केवल मजदूर बन सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे के अंदर अगर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बहुत मेहनती है, काबिल है बच्चा, और वो पढ़ लिख कर मान लो 10वीं 12वीं तक पहुंचता है और बच्चा सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, तो पहले तो एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए कोचिंग है, 2-3 लाख रुपए कोचिंग के लिए चाहिए। उसके बाद बच्चा अगर कोचिंग लेने के बाद एग्जाम पास कर ले, अब उसको मेडिकल में एडमिशन हो रहा है, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है, उसका लॉ में एडमिशन होना है, उसका मैनेजमेंट में एडमिशन होना है। तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से आज कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। IIM की डिग्री कराने के लिए मैनेजमेंट की कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। मेडिकल की डिग्री कराने के लिए लाखों रुपया चाहिए, और प्राइवेट में कराओगे तो करोड़ों रुपया चाहिए। लॉ, इंडियन लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कराने के लिए 5 साल की डिग्री कराने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के 99% SC, ST और माइनॉरिटी के लोग क्या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं क्या? और ओबीसी की भी अगर बात करूं, ओबीसी में भी 90% लोग इतनी महंगी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। और अगर जनरल कैटेगरी की भी बात करूं, स्वर्ण जातियों की भी बात करूं, उनमें भी मेरा ये मानना है, उनमें भी 70% लोग ये लाखों का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो सरकारों ने साजिश करके जो रास्ता पढ़ाई का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खोला था, उन्होंने उसको संवैधानिक तरीके से तो बंद नहीं किया, लेकिन इतनी महंगी शिक्षा कर दी कि आपकी शिक्षा छिन जाए। जब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कामयाब भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी का रास्ता भी वो बंद कर चुके हैं। देश के सारे संस्थान वो प्राइवेटाइज कर चुके हैं, बेच चुके हैं। इंडियन रेलवे बेच दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी। जहां पे लाखों लोग हमारे नौकरी में आया करते थे, वो सब प्राइवेटाइज हो गया, यानी हमारे बच्चों का वहां नौकरी का रास्ता बंद हो चुका है। तो जब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी में नहीं जा पाएंगे, इतना पैसा आपके पास है नहीं कि आप अपने बच्चों को व्यापार करा लें, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था भी खड़ी करनी है। वो कैसे होगी? हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसका मतलब ये साफ साफ है कि वो लोग जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, वो लोग जो देश के प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनका एजेंडा शब्दों में बोलने में वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन मन में एक तीसरा शब्द भी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी, यानी उन्हें दूसरी पार्टी भी नहीं चाहिए। वो लोग ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की विपक्षी पार्टी भी खत्म करेंगे, आपके पढ़ने लिखने का रास्ता भी बंद करेंगे, आपकी नौकरी का रास्ता भी बंद करेंगे। तो जो गोलवलकर जी ने, जो RSS के चीफ हुआ करते थे 1940 के आसपास, उन्होंने जो किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, यानी केंद्र की पूरी सरकार बंच ऑफ थॉट पे काम कर रही है। बंच ऑफ थॉट कहता है देश का सारा पैसा केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में होना चाहिए। देश के लोगों को पढ़ने लिखने मत दो, देश के लोगों को बेरोजगार कर दो, उनको 10-20 किलो अनाज बांट दो, केवल जिंदा रखो, उनको पढ़ने मत दो, कामयाब मत होने दो। क्योंकि हमें मजदूर चाहिए, क्योंकि जब मजदूर हो जाएगा वो मजबूर हो जाएगा, जो मजबूर हो जाएगा वो गुलाम हो जाएगा, उसके बाद लंबे समय तक ये लोग राज कर पाएंगे। यानी मनुवादी व्यवस्था दोबारा से भारत में आने वाली है। दोबारा से बाबा साहब के संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर आप अपने बच्चों को गुलाम नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। संविधान को बचाने की ये लड़ाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम यहाँ इकट्ठे हैं, तो कम से कम एक संकल्प तो कर ही लो, किसी भी कीमत पर देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे।
हम संविधान को भी बचाएंगे और ऐसी सरकारों को नेस्तनाबूद करेंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो हमारे बच्चों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, जो हमारे बच्चों को स्वाभिमान का जीवन ना दे पाए, जो हमारे बच्चों को रोजगार ना दे पाए। ऐसी सरकारों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलने को बहुत कुछ है, चूंकि बहुत लोग हैं, उनको भी बोलना है। मैं नहीं चाहता, मैं तो रोज यूट्यूब पे आप मेरे को सुनते ही होंगे, मेरा पूरा विचार उस पर मिल जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।